Good afternoon, sir. Good afternoon. Please introduce yourself first. So my name is Farhan Nishad. I'm from Jahanabad, Bihar. I have done my senior secondary and higher secondary schooling from Bihar School Examination Board, and I have done my law graduation from Hidayatullah National Law University, New Rajpur, Chhattisgarh. I have a brief experience of working in the Honorable Supreme Court of India as a law clerk cum research assistant. ओके, तो आपने इसमें लिखा है कि आपको वेब सीरीज देखना पसंद है। किस तरह की वेब सीरीज देखना आपको पसंद है? Uh, sir, political drama or legal drama, sir, thrillers, etc. ओके, चलिए। मुझे ये बताइए कि जैसा बिहार जुडिशरी में आपने देखा कि सिलेबस में इंडियन पिनल कोड को वो शामिल नहीं करते, तो क्या मुख्य कारण इसके पीछे हो सकता है? आपको क्या लगता है? मतलब आप अपना ओपिनियन इस पे क्या रखना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की वजह से सर एक काफ़ी लेंदी सिलेबस ऑलरेडी हो जाता है सर। तो आई बिलीव कि इस वजह से, पर ऐसा नहीं है। इंटरव्यू वगैरह में सर मेजरली क्वेश्चंस आईपीसी वगैरह से सुनने में आता है कि वो रखते हैं। मतलब अगर लेंदी हो रहा है तो आईपीसी को ही क्यों निकाला? मतलब इतना भेदभाव आईपीसी के साथ ही क्यों? क्योंकि बिहार में तो मैंने देखा है कि क्राइम भी मतलब ऐसा कोई कम नहीं है कि आईपीसी हम भूल कर काम कर सके। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि आईपीसी तो ज्यादा आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिवली हम बाकी प्रोसीजर लॉज के साथ कनेक्ट करके आईपीसी को पढ़ते हैं, बट स्पेसिफिकली वो नहीं रखा गया है। इसकी अगर कोई खास वजह है तो मुझे पता नहीं सर, माफ कीजिए। अच्छा, ओके। आपने फेवरेट सब्जेक्ट अपना सिविल प्रोसीजर कोड रखा हुआ है, तो आप मुझे इंटरप्रेटर सूट को एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? Yes, sir. The interpreter suit basically is a suit between two defendants. So there is a property which two person are claiming that property, but the property is in possession of someone else, the third person. So now the third person can go to the court and ask the court to pay a release that the real owner may be determined through the evidences, and so the court can discharge that plaintiff, and the suit will be between those two defendants, sir. ओके। फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट को आप कोई उदाहरण देके मुझे समझाइए। So relevant fact are those facts which can render the other fact as probable or improbable. So मैं this could मीनिंग be any fact. मैं मीनिंग आपसे नहीं पूछ रहा। Yes, sir. मैं Sir. मैं पूछ रहा हूँ कोई एग्जाम्पल देके, कोई लाइव एग्जाम, कोई रियल एग्जाम्पल देके आप मुझे समझाइए कि इसमें ये सर फैक्ट इन इशू होगा और ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। Okay. So, sir, if a person has died and the allegation of that someone has given him poison, so the relevant fact would be that those two persons were at the same place at the same time, and a fact in issue would be that whether the other person has purchased the poison and administered to the deceased person or not. ओके जी। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? Sir, Shri Nitish Kumar, sir. ठीक है, ओके सर जी। आपने यहाँ पर बोला कि पॉलिटिकल ड्रामा आप जनरली ज्यादा देखते हैं वेब सीरीज में। Yes, कौन sir. कौन सी देखे आपने पॉलिटिकल ड्रामा? The political drama, द हाउस ऑफ कार्ड एक हॉलीवुड ड्रामा है। हाउस ऑफ कार्ड ये है। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर इज द अनदर पॉलिटिकल ड्रामा, तो वो देखती हूँ सर। महारानी नहीं देखी आपने? बिहार पॉलिटिक्स के सबसे ये बड़ा सर, पॉलिटिकल ड्रामा। लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ राबड़ी देवी सर। सो सीपीसी आपने बोला कि फेवरेट सब्जेक्ट है। यस। हम जनरली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्यों बोलते हैं? यहाँ पर इंस्टीट्यूट क्यों हो रहा है, सूट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई और वर्ड क्यों नहीं हुआ? एप्लीकेशन इज फाइल्ड बट सूट इज इंस्टीट्यूटेड।
So I can guess, sir. Am I permitted to guess? सर मुझे लगता है कि जो लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट जो कोर्ट होती है वहाँ पे कोई भी प्लेन फाइल किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, तो इस वजह से शायद इसको इंस्टीट्यूट करना बोलते हैं। एप्लीकेशन और भी होती है ग्राउंड लेवल पे, एप्लीकेशन मतलब जो लोएस्ट ग्रेड का कोड एप्लीकेशन फाइल होती है ना। यस सर। ठीक है, चलिए। सो अपील एक हमारा कोई सब्सटेंशियल राइट है या फिर बस एक्ट में दे रखा है, कोई इनहेरेंट राइट है या फिर अपील करना? नहीं सर, इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट, इट्स अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट। अगर हमें स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है कि किसी चीज के लिए अपील की जा सकती है, उन्हीं मैटर में अपील की जा सकती है। और डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस? So one could be that decree can be of two types, preliminary and final. However, order can be in a number of times order दिया जा सकता है। सेकेंड वुड बी सर कि डिक्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है सारे राइट्स और लाइबिलिटीज को पार्टी के, पर ऑर्डर जो है वो सारे राइट्स को नहीं करता है, कुड बी वन और मोर राइट्स। ओके, और क्या सारे ऑर्डर अवेलेबल होते हैं? नहीं सर, ऑर्डर 43 रूल 1 में कुछ ऐसे लिस्ट दी गई है जो जिनमें वो ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं, अदरवाइज जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते। और अगर कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है और मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, मैं उससे खुश नहीं हूँ, तो मेरे पास क्या रेमेडी है? मैं हायर कोर्ट में कैसे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? सर रिवीजन फाइल किया जा सकता है हायर कोर्ट में। डिवीजन फाइल होगा? यस, अगर अपीलेबल नहीं है तो रिव्यू या रिवीजन दोनों ही हम फाइल कर सकते हैं। रिवीजन यहाँ पर रोक देता है क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है? तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं मिलता है, स्टे मांगना पड़ता है। अगर कोर्ट प्रोवाइड कर देती है तो उसके एनफोर्समेंट पे स्टे लग जाता है। मेरे अगेंस्ट एक एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई, क्या क्या रेमेडीज है मेरे पास, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या फाइल कर सकता हूँ उससे बचने के लिए? सर एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है ऑनरेबल कोर्ट में कि इसको सेट असाइड कर दिया जाए। अगर सफिशिएंटली जो पर्सन अपील कर रहा है, एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, वो कोर्ट को ये बता दे कि सफिशिएंट कॉज था कि वो वहाँ पर नहीं था। सेकेंडली वुड बी सर कि वो रिवीजन फाइल कर सकता है। थर्ड कि वो अपील भी फाइल कर सकता है। कहाँ पर फाइल करेगा एप्लीकेशन सेट असाइड के लिए? सर सेट असाइड के लिए सेम कोर्ट में फाइल करेंगे जिन्होंने ऑर्डर पास दे रखा है कि वो कर सकता है, कौन सा रूल है, कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 9 रूल 13 में सर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है कोर्ट? सब जनरली तो नहीं करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है जहाँ पर इमीडिएट नीड होती है रिलीफ की, तो वहाँ पर सर कुछ वक्त के लिए इंटरिम इंजंक्शन पास किया जा सकता है। कोई लैंडमार्क जजमेंट जहाँ पर एक्सप्लेन कराओ कि कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते? माफ कीजिएगा सर, याद नहीं आ रहा है। कहाँ दे रखा है एक्स पार्टी कर सकते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन? सर ये ऑर्डर 39 में, सॉरी 38 में है टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी में, लेकिन रूल मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। 38 में है पक्का? इंजंक्शन 38 में, ऑर्डर 38 में। और अरेस्ट बिफोर जजमेंट कहाँ पर है? सॉरी सर, और अरेस्ट बिफोर जजमेंट 38 में है और इंजंक्शन 39 में है। और क्या की चेंजेस हैं बीएनएस और आईपीसी में? सर कुछ नए ऑफेंसेस बीएनएस में ऐड किए गए हैं। अराउंड 43 सेक्शन न्यू ऐसे आए हैं जिनमें पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। और सर कम्युनिटी सर्विस एक एज अ पनिशमेंट ऐड की गई एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 क्लॉज F सर। और भी काफी कौन से ऑफेंसेस ऐड करे गए हैं? माफ कीजिए सर, सुन नहीं कौन से ऑफेंसेस ऐड करे गए हैं? पाई। तो पेटी थेफ्ट का ऑफेंस ऐड किया गया है और स्नैचिंग वगैरह का ऑर्गेनाइज क्राइम के का सेक्शन एक ऐड किया गया है। और नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है, कब एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की न्यू लॉस को?
एसन का डेट मुझे याद नहीं है सर। और एनफोर्स कब से है? जुलाई 2024 सर, 1 जुलाई 2024। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक लॉन्च की थी पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए कि क्या टर्मिनोलॉजीज कोर्ट में इस्तेमाल होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कोई नॉलेज है? माफ कीजिएगा, मुझे मैंने भी पढ़ी नहीं है, पढ़ लूंगी। नो प्रॉब्लम। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के बारे में इफ यू कैन टेल मी समथिंग। मैम ये आर्टिकल 143 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, जिसमें द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क फॉर एनी रेफरेंस फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एनी मैटर, मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। सीपीसी के अलावा कोई और फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मैम फेवरेट तो ऐसा नहीं, सारे ही पढ़े हैं मैम। अच्छा। What is the evidentiary value of evidence that is obtained by wrongful means या फिर illegal means? उसकी evidentiary value पे कोई impact होगा? मैम जनरली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और वो एडमिसिबल होता है। हाउएवर कोर्ट उसको एडमिट करते वक्त प्रोपोर्शन का ध्यान रखती है कि जो इलीगल मींस ऑब्टेन किए गए हैं उसको इलीगल मींस जो किए गए हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यूज को एक्सीड ना करते हो। कोई लैंडमार्क केस जो इससे एसोसिएटेड हो? माफ कीजिएगा, केस याद नहीं आ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में क्या कोई डिफरेंस है? मैम डिफरेंस है। एक जुडिशियल एक्टिविज्म वो होता है जहाँ पे जुडिशरी किसी मैटर को सुनते वक्त पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस इशू करती हैं वैसी चीज़ों पर जहाँ पर स्पेसिफिक लॉज नहीं दिए हुए हैं या फिर वो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जुडिशियल ओवररीच मैम कई बार जुडिशरी अपनी जो एक सेपरेशन पावर की स्फेयर दी गई है उसको उससे आगे अगर बढ़ जाते हैं किसी मामले पे और ऐसे पार्लियामेंट के कॉम्पिटेंस पे रीच कर जाते हैं, वो जुडिशियल ओवर रीच होता है। कोई एग्जांपल जुडिशियल एक्टिविज्म का, जुडिशियल ओवररीच का? मैम जो गाइडलाइंस विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान में दी गई थी 1997 में, वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट एट वुमेन एट वर्क प्लेस में। और जुडिशियल ओवररीच ये कह सकते हैं, ओवररीच का भी एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है। नो प्रॉब्लम। पीआईएल के अलावा कोई और टूल है जिससे कि जुडिशियल एक्टिविज्म प्रैक्टिस किया जा सकता है? गाइडलाइंस जो रेलेवेंट केस लॉज में इशू करते हैं एडिशनली, वो एक फॉर्म हो सकता है और भी याद नहीं है। बट गाइडलाइंस तो अलग चीज हो गई एनी विच वे। एनीवे ये वाला टॉपिक हम लोग हटाते हैं। अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या एज ऑफ नाउ भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है? मैम भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है, लेकिन उसका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने में कोई रोक रहा है और उसके लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए जो थ्रेटन कर रहा है उसके लिए 1 साल की सजा दी गई है मैम। अदरवाइज वो नेचर चेंज कर दिया गया है मैम। अच्छा, आपको क्या लगता है एक जज बनने के लिए क्या ट्रेट्स होनी चाहिए एक पर्सन में? मैम मैं समझती हूँ कि एक जज बनने के लिए एक इंसान की लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालाइज करने की पावर अच्छी होनी चाहिए और दोनों पक्षों को सुनकर ही किसी तरह का एक डिसीजन या एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि एक जज जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो इजीली स्ट्रॉन्ग आर्म हो जाए किसी से। उसे अपना मतलब द जज नीड टू स्टिक टू द लेटर ऑफ लॉ मैम, not the should not get influenced by the surrounding circumstances. आप अपने निजी जीवन में ये सारे ट्रेट्स प्रैक्टिस करते हैं? मैं कोशिश पूरी करती हूँ। Okay. What if this panel decides not to choose you? मैम आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझ में। एक परेशानी मुझे ये लगती है, मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ मैम, तो एक लॉन्ग टाइम तक जो
अगर कहीं मुझे चलना पड़ता है या कुछ ऐसे काम मुझे दिए जाते हैं नेचर ऑफ वर्क अदर दैन एक कोर्ट में बैठने के अलावा, वो मैं करने में थोड़ी सी असक्षम हो जाती हूँ कहीं पर। तब तो आपको ये हैंडबुक के बारे में और ज्यादा पता होना चाहिए था। जी मैम, Don't you? मुझे ध्यान नहीं था सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है। आपने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में अभी बताया। क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट की? नहीं सर, ना सुप्रीम कोर्ट बाउंड होते हैं ना प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, दोनों तरफ से नहीं है। किसी भी मैटर में बाउंड नहीं होगा? नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं अपनी ठीक है। अब जॉइंट सिटिंग के बारे में आपने सुना है? यस सर। तो आप मुझे समझा सकते हैं क्या होता है जॉइंट सिटिंग, क्यों होता है और क्या होता है? तो अगर किन्हीं मामले जब एक सेशन शुरू होता है सर, आई बिलीव तब एक जॉइंट सिटिंग होती है दोनों लोकसभा और राज्यसभा की, और उसमें जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं। मुझे आर्टिकल इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं सर, इतना ही बता पाऊँ। कोई बात नहीं। बस केवल स्टार्टिंग में जॉइंट सिटिंग होती है या फिर कभी भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को समन कर सकता है? कर सकते हैं सर, अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ रही है तो शायद उस वक्त में किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की बात करें तो उसमें 3 शब्द वहां पर सुनाई देते हैं: एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। क्या आप तीनों वर्ड में अंतर बता सकते हैं? एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट सर जब टेम्पररी पीरियड के लिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, और प्रेरोगेशन होता है टर्मिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, और डिसोल्यूशन में जब पार्लियामेंट के दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं सर सेशन। डिसोल्यूशन दोबारा बताइए। डिसोल्यूशन एक सेशन के बाद जब वो दूसरे पीरियड में जब बैठना होता है सर, 6 महीने में एक सेशन होता है, वो डिसॉल्व करना वो होता है सर। मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, माफ कीजिए। अच्छा, ओके। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता है आपको? क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? When two or more than two person they agree on doing something illegal or a legal thing but through an illegal means, that is criminal conspiracy. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड आपस में कॉन्स्पायर करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक सिविल रॉन्ग करेंगे। तो क्या सिविल रॉन्ग करने का एग्रीमेंट क्या कैसे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन सकता है? सिविल रॉन्ग करने का। अगर वो सिविल रॉन्ग मेरे ख्याल से अगर वो डेफेमेशन या जिनके लिए स्टैट्यूट बने हुए हैं सर और जिनके लिए सैंक्शन प्रोवाइडेड है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं। एक नॉर्मल सिविल रॉन्ग करना है मुझे, ट्रेस पास करना है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ट्रेस पास करना है। अगर मैं एग्रीमेंट करता हूँ, कॉन्स्पायर करता हूँ, क्या इस चीज को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जा सकता है? सर नहीं बोला जाएगा। चलिए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। क्या किसी महिला को गैंग रेप के लिए आप लाइबल कर सकते हैं? किसी महिला को गैंग रेप के लिए क्या आप लाइबल कर सकते हैं? नहीं सर, आई बिलीव वो मेन के लिए है स्पेसिफिकली वो सेक्शन। अगर पर अगर अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों का या 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें एक महिला है, और अगर एक पर्सन उसमें रेप कमिट करता है और उस महिला ने उसके लड़की के जो विक्टिम है उसके हाथ पकड़ रखे हैं या फिर उसे दोनों हाथ उसके पकड़ रखे हैं, तो क्या तब भी वो गैंग रेप के लिए लायबल नहीं होगी महिला? यहाँ पर कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन लग सकती है, कंस्ट्रक्टिवली वो लायबल हो सकती है। ठीक है। इलीगल कहीं आईपीसी में डिफाइन है? पार्डन सा आवाज थोड़ी इलीगल आईपीसी में कहीं पर डिफाइन है? इलीगल इलीगल, यस सर, इलीगल डिफाइंड है। मुझे सेक्शन इस वक्त याद नहीं आ रहा है सर। जो वैसी चीजें जो किसी लॉ के तहत इलीगल बनाई गई हैं, किन्हीं भी स्टैट्यूट के तहत वो इलीगल हो जाती हैं। कॉन्स्पिरेसी इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर दे रखी है? कहीं रेलिवेंसी या एडमिसिबिलिटी कुछ दे रखी है?
सेक्शन 10 ये बात करता है सर कि जो भी चीजें कॉन्स्पिरेसी के ड्यूरेशन के बीच में कही गई हैं या लिखी गई हैं या बोली गई हैं वो रिलेवेंट फैक्ट होती हैं। कॉन्स्पिरेसी एक बहुत वेग क्राइम है। बोला जाता है कि यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें जेल में डालना था, इसलिए कॉन्स्पिरेसी ऐड करी गई। आज की डेट में भी बीएनएस आया, उसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसी है। क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? और अगर है तो क्या ऐसे मेजर्स हैं जहां पर कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा सा जस्टिफाई इंडियन लॉ में कर रखा है? सर कॉन्स्पिरेसी अगर किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए की जा रही है तब तो वो जस्टिफाइड है सर, लेकिन ये अनफेयर वहाँ जहाँ पर डिसेंट को रोकने के लिए अगर किसी तरह से उसको कॉन्स्पिरेसी की का फॉर्मेशन कहा जाता है वो एक अनजस्टिफाइड है, पर ये ज्यादा नहीं है सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। ए बी के साथ में नहीं बैठता है हाइजीनिक पर्पज से, उसको टच नहीं करना चाहता है पर्सनल हाइजीन रीजंस के वजह से, क्या ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है किसी भी तरीके से? नहीं मैम, ये वायलेशन नहीं होगा क्योंकि जो इसका लाने का ऑब्जेक्ट मैम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और वो पनिशेबल ऑफेंस माना गया है और हाइजीन का एक रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है और ये पनिशेबल नहीं है मैम। कोई केस लॉ है जो कि इसके बारे में स्पेसिफिकली डील भी कर रहा है? केस लॉ मुझे याद नहीं है, माफ कीजिएगा। कि नो प्रॉब्लम।